हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। दंड प्रक्रिया संहिता के इस 14वें वीडियो में आज हम सेक्शन 154 से लेकर के और 176 तक के प्रश्नों को यूथ कमीशन टाइम्स की बुक्स के आधार पर डिस्कस करेंगे, जो कि पुलिस को इत्तला एवं पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की अधिकारिता को लेकर के ये प्रश्न यूथ कमीशन टाइम्स की बुक से लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये इस पुस्तक से अध्याय 12 है, जो कि पुलिस को इत्तला और उसकी इन्वेस्टिगेशन की अधिकारिता को लेकर के बात करता है। प्रश्न क्रमांक 1 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन इन्वेस्टिगेशन की नींव निम्न में से किसे कहा जाता है? इन्वेस्टिगेशन की नींव कहा जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट को। प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात FIR, जिसका कि जिक्र CRPC के सेक्शन 154 के अंतर्गत किया गया है। इन्वेस्टिगेशन की नींव इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि जब अपराध की सूचना भारत साधक अधिकारी को मिलती है और भारत साधक अधिकारी जब उसे दर्ज करता है तो दर्ज करने के बाद में वो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई प्रारंभ कर देता है, इसीलिए इसे इन्वेस्टिगेशन की नींव कहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन इन्वेस्टिगेशन की नींव प्रथम सूचना रिपोर्ट को कहा जाता है, जिसका आगे प्रावधान CRPC के सेक्शन 154 में कहा गया है। प्रथम सूचना इत्तला रिपोर्ट अर्थात फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध से संदर्भित होती है। केवल संज्ञेय अपराध से संदर्भित होती है, गलत हो गया पहला। मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दी जाती है, गलत हो गया। प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है, ये करेक्ट है कि ये प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। रिलेटेड प्रिमा फेसी टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। इस प्रश्न की व्याख्या बताती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को धारा 154 में प्रावधान किया गया है। जब किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना थाने के भारत साधक अधिकारी को दी जाती है तो वो इसे विहित प्रारूप में लेखबद्ध करेगा। इस प्रकार से लेखबद्ध सूचना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन का कार्य प्रारंभ किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट ये लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। अगर मौखिक है तो उस अधिकारी के द्वारा या उसके निर्देशन में इसे लेखबद्ध किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्न में से किस बात में यह अवधारित किया गया था कि पुलिस एवं न्यायपालिका का अर्थ एक दूसरे के पूरक के रूप में है? तो यह कहा गया था किंग एम्परर बनाम नाजिर अहमद के मामले में। प्रश्न का इंग्लिश वर्जन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट द फंक्शन ऑफ द पुलिस एंड जुडिशरी इज कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो सही ऑप्शन यहां पर इसका ए है कि किंग एम्परर बनाम नाजिर अहमद के मामले में। प्रश्न की व्याख्या बताती है दंड प्रक्रिया संहिता 154 पर आधारित वाद किंग एम्परर बनाम नाजिर अहमद 1945 प्रीवी काउंसिल के बाद में काउंसिल ने कहा था कि पुलिस एवं न्यायपालिका का कार्य एक दूसरे के पूरक के रूप में है, अतः न्यायपालिका जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। प्रश्न क्रमांक 4 कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित होती है। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 CRPC रिलेटेड टू असंज्ञेय अपराध से, केवल संज्ञेय अपराध से, संज्ञेय एवं असंज्ञेय दोनों से। तो ये केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। ओनली ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। सही ऑप्शन इसका बी है। जब किसी थाने के भारत साधक अधिकारी को किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दिए जाने एवं ऐसी सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख सेक्शन 154 में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 5 है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं होती है। इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट ए सब्सटेंशियल एविडेंस, इट कैन बी ड्यूरिंग ट्रायल फॉर द फॉलोइंग। जाहिर सी बात है, अगर तात्विक साक्ष्य के रूप में से FIR को बना दिया जाएगा तो फिर आगे ट्रायल की और कोई भी अभियुक्त व्यक्ति अपना बचाव नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसे साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है कि तात्विक अर्थात साक्ष्य पूरा तत्व इसी से निकल आए। FIR लिखाई है, न्यायालय का काम है जांच, विचारण, गवाही, ये सब कुछ क्रिया करने के बाद में तब जाके न्यायालय देखता है कि हाँ मामला बनता है कि जो इस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया क्या वो दोषी है या नहीं है। तो उन सब कुछ बातों को देखने के बाद ऐसा ज्ञात होता है। आप देखते होंगे काफी मामलों में FIR रद्द कर दी जाती है, तो सिर्फ यही रीजन होता है कि वहां FIR को तात्विक साक्ष्य नहीं माना जाता। अगर FIR को तात्विक साक्ष्य माना जाएगा तो फिर पूरी प्रक्रिया बेकार हो जाएगी और कहीं की पूरी प्रक्रिया का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। पहला दिया हुआ है कि केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु, दूसरा है कि केवल सूचनादाता के साक्ष्य के विखंडन हेतु। तो न्यायालय दोनों बातों को देता है। सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु जो अभियोजन पक्ष है वो सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि के संबंध में कार्रवाई करेगा तथा जो बचाव पक्ष है वो सूचनादाता के साक्ष्य का खंडन करेगा।
इस एफआईआर के आधार पर, क्योंकि दोनों पक्षों के वकील खड़े होंगे तो वो उस एफआईआर में उसे सही बताएंगे और दूसरा वकील इसमें कमी निकालेगा और कमी निकालने के बाद में उसके खंडन की पूरी कोशिश की जाएगी। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों। सही ऑप्शन यहाँ पर सी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर मौलिक साक्ष्य नहीं होती है, परंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 157 के अंतर्गत इसका प्रयोग सूचनादाता के कथनों अर्थात साक्ष्य की संपुष्टि के लिए किया जाता है। जो अभियोजन पक्ष है वो उसको संपुष्टि कराएगा और जो बचाव पक्ष है वो धारा 145 के अंतर्गत इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत इसके खंडन के लिए कार्रवाई करेगा। प्रश्न क्रमांक 6 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट? पहला है कि यह पुलिस अफसर को दी जाने वाली सूचना होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो एफआईआर है ये पुलिस अफसर को दी जाने वाली सूचना मानी जाती है, धारा 154 में है। बी है कि यह सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए, ये बात भी सही है। तीसरा है कि यह सूचना घटना के पश्चात दी जाने वाली पहली सूचना है, ये भी करेक्ट है। घटना के बाद में पहली सूचना यही होती है, तभी इसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर कहते हैं। चौथा ऑप्शन जो में दिया हुआ है कि सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो सकती है, चाहे वो संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो। ये ऑप्शन इसमें गलत है कि इन्फॉर्मेशन में रिलेटेड टू एनी ऑफेंस वेदर द कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो नॉन कॉग्निजेबल का यहाँ कोई अर्थ नहीं होता है। धारा 154 में नॉन कॉग्निजेबल की कोई बात नहीं कही गई है, केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित बात कही गई है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ गलत हो जाएगा। बाकी इसके जो नीचे फैक्ट दिए हुए हैं कि किसी भी संज्ञेय अपराध के संबंध में होनी चाहिए, ऐसी सूचना थाने के भाषांतर अधिकारी को दी जानी चाहिए तथा समय की दृष्टि से इसे सूचना को पहला होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7 कि दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक संसूचना हस्ताक्षरित की जाती है। अकॉर्डिंग द सीआरपीसी एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस शेल बी साइंड बाय। ये साइन किया जाएगा सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा। जो व्यक्ति सूचना देता है उसके द्वारा साइन की जाएगी, पुलिस थाने के भाषांतर अधिकारी के द्वारा, उस अनुसंधान अधिकारी के द्वारा तथा डी है संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) के अंतर्गत में प्रावधान किया गया है कि संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक अगला 8 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंधी सूचना कौन दे सकता है? केवल स्वयं पीड़ित व्यक्ति दे सकता है, केवल पीड़ित व्यक्ति के आश्रित दे सकते हैं, केवल पीड़ित व्यक्ति के संबंधी दे सकते हैं या कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो इसके संबंध में कोई भी व्यक्ति ये सूचना दे सकता है। जो पीड़ित है वो दे सकता है, उसके रिलेटेड दे सकते हैं, उसके सगे संबंधी दे सकते हैं। अंडर सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो हु कैन गिव द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस? तो सही ऑप्शन इसका यहाँ पर डी हो गया कि कोई भी व्यक्ति इसके संबंध में सूचना दे सकता है, पुलिस को इत्तला दे सकता है कोई भी व्यक्ति 154 के अंतर्गत। प्रश्न क्रमांक 9 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज अप्लाइड व्हेन द ऑफिसर इज चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन रिसीव्स ए इंफॉर्मेशन दैट ए पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड? जब एक व्यक्ति के द्वारा कहीं सुसाइड कर लिया गया है, सुसाइड किए जाने के संबंध में जब पुलिस थाने के भाषांतर अधिकारी को सूचना प्राप्त होती है तो कौन से सेक्शन के तहत वो कार्रवाई करता है? इसमें सेक्शन 174 कार्य करता है। सेक्शन 174 के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है जब किसी थाने के भाषांतर अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा लागू होगी जबकि पुलिस थाने के भाषांतर अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? सेक्शन 174 प्रावधान करता है कि भाषांतर अधिकारी को जब ये इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ध्यान रखिएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, को तुरंत इसकी सूचना देगा और उस स्थान को जाएगा जहां पर के ऐसा मृत व्यक्ति या उसके शरीर है और वहां पड़ोस के 2 व्यक्तियों की उपस्थिति में वो उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, अन्वेषण करेगा और मृत्यु का जो दृश्यमान कारण है जो दिखाई दे रहे हैं उस समय उनको रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रश्न क्रमांक 10 है कि परंतु के धारा 154 का परंतु है ये कि किसी व्यक्ति द्वारा जिसके के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध किए जाने की इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला किसी भी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित की जाएगी। ये अंत स्थापित किया गया था, ये अंत स्थापित किया गया था 2013 के संशोधन अधिनियम के द्वारा। द प्रोवाइडो दैट द इंफॉर्मेशन बाय ए वुमेन अगेंस्ट whom an offence under section 376 IPC have been committed, such information shall be recorded by a woman police officer has been inserted through।
तो ये लिखा जाएगा। ये सब कुछ जो जानकारी जब किसी महिला के विरुद्ध किसी अपराध की बात आती है तो वो एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही इसको लिखित किया जाता है। और यहाँ पूछा गया है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा ये जो है इसमें जोड़ा गया था, धारा 154 में परंतु के जोड़ा गया था कि किसी भी स्त्री के द्वारा, जब किसी स्त्री के द्वारा या उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354A, 354B, 354C और 354D, 376 A, B, C, D, E और 509 के अधीन किसी भी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने की अवकथन किया जाता है और कोई इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला किसी भी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी महिला अधिकारी के द्वारा उसको अभिलिखित किया जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कारित होने की सूचना मात्र होती है। FIR इज ओनली ए रिपोर्ट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम। केवल अपराध किए जाने की सूचना होती है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि FIR इज itself is a substantial evidence of the above, अर्थात मौलिक साक्ष्य सारभूत साक्ष्य के रूप में कहा कि क्या ये इसका तात्विक साक्ष्य माना जाता है, तो तात्विक साक्ष्य की संज्ञा नहीं दी जाती है। इससे पूर्व में भी हम आपको बता चुके हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है, ये गलत है। अगर अपने आप में सारभूत साक्ष्य हो जाएगी तो फिर किसी कार्रवाई की, किसी न्यायाधीश की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला सही और दूसरा गलत हो गया हमारा। प्रश्न इसकी व्याख्या बताती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध की इत्तला या सूचना से संबंधित केवल एक रिपोर्ट होती है तथा यह मौलिक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि पुलिस को सूचना के बाद अपराध का इन्वेस्टिगेशन करना होता है। परंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 व 157 के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में से ग्राह्य होती है, लेकिन एक खंडित करता है, दूसरा उसको सही मानता है। तो इस तरह से कहीं अपने आप में ये पूरी चीज करेक्ट नहीं है। प्रश्न क्रमांक 12 के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है। यह निम्न में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। ए पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR अपॉन रिसीविंग एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC. इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ये अवनिर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने हेतु बाध्य है। प्रश्न क्रमांक 13 है कि कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट निम्न में से कौन सा प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है? यह पुलिस ऑफिसर को दी जाने वाली सूचना होती है, यह करेक्ट है। यह संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए, यह भी करेक्ट है। यह सूचना घटना के बाद दी जाने वाली पहली सूचना है, यह भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन और देखते हैं कि चौथा ऑप्शन में क्या दिया हुआ। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि सूचना किसी भी अपराध से संबंधित होती है, ये गलत है कि संज्ञेय या संज्ञेय केवल संज्ञेय मामले से संबंधित होनी चाहिए। बाकी पूरी डिटेल हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 14 पॉइंट आउट इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तर को बताना है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना, ये करेक्ट है। हमें गलत बताना है, ये सही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अर्थ में कि सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दी जाए, सूचना समय के अनुसार पहली होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। ये सदैव लिखित होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं। ये सदैव लिखित तो ये आवश्यक नहीं है, मौखिक भी हो सकते हैं, टेलीफोन में भी दी जा सकती है। तो तीनों ठीक हो गए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किए गए इत्तलाकार के कथन को सामान्य व्यवहार के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्रथम इत्तला रिपोर्ट या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और प्रथम सूचना रिपोर्ट का तात्पर्य अपराध की वह प्रथम रिपोर्ट होती है जो कि पुलिस को दाखिल की गई है। प्रश्न क्रमांक 15 है कि संज्ञेय अपराध के लिए किए जाने से संबंधित इत्तला पुलिस थाने के भाषातक अधिकारी के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस उपबंध के अंतर्गत अभिलिखित की जाती है? तो ये करी जाती है 154 में। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। प्रश्न क्रमांक 16 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि यह मूलभूत साक्ष्य नहीं है। दूसरा है यह केवल अनुसंधान प्रारंभ होने का संकेत है, इसका प्रयोग किसी भी उद्देश्य से पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता है। और चौथा सूचनाकर्ता का चक्षुदर्शी अर्थात उसके सामने होनी चाहिए, चक्षुदर्शी साक्षी होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए चक्षुदर्शी साक्षी होना आवश्यक नहीं है, ये भी करेक्ट है। ये मूलभूत
साक्ष्य नहीं है, ये भी करेक्ट है, तथा ये केवल अनुसंधान प्रारंभ होने का संकेत है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा सी है, ये यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग जो किसी भी उद्देश्य के पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता। तो केवल ऑप्शन इसका जो सही होगा वो सी होगा, बाकी तो सभी इसके साथ मैच कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है कि यदि धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध कारित किया गया है तो सूचना महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित की जाएगी। तो अगर ऐसी सूचना जो कि 376 या उसकी सहयोगी धाराओं से संबंधित कोई अपराध बनता है तो वो भी धारा 154 के अधीन ही लिखी जाएगी। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। 376 या महिलाओं के अपराध से संबंधित अन्य जो धाराएं हैं 326 का ए है, बी है 326 ए, 326 बी, 354, 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी, 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, डी बी और 376 ई तथा धारा 509 के अधीन अपराध कारित किया गया है तो इसकी सूचना किसी महिला अधिकारी के द्वारा या किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित की जाएगी। प्रश्न क्रमांक 18 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़ित के द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा। तो इसे भी कोई महिला पुलिस अधिकारी ही इसको लेखबद्ध करेगी। अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय ए रेप विक्टिम। तो यह किसी थाने के महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही दर्ज किया जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी या कोई भी महिला अधिकारी। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। अगर किसी प्रश्न को लेकर के आपकी कोई विशेष राय बनती है, कहीं कुछ गलती आपको नजर आती है तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। प्रश्न क्रमांक 19 है कि यदि कोई महिला जिसके विरुद्ध धारा 326 ए भारतीय दंड संहिता का अपराध किया जाना कहा जाता है अपराध की सूचना देती है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लेखबद्ध की जाएगी किसी महिला पुलिस अथवा किसी महिला अधिकारी के द्वारा। सही ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 20 है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित इत्तला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि यह थाने के भाषातक अधिकारी को मौखिक रूप से भी की जा सकती है, सही है। यह थाने के भाषातक अधिकारी के द्वारा या उसके निर्देशों के अधीन लेखबद्ध की जा सकती है, ये भी करेक्ट है। सूचना लेखबद्ध किए जाने के बाद सूचना देने वाले के हस्ताक्षर पर कराए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। सूचना की प्रतिलिपि सूचना देने वाले को निःशुल्क नहीं दी जाती, ये इनकरेक्ट है। सूचना देने वाले को इसकी प्रति निःशुल्क दी जाती है, तो सही ऑप्शन यहां पर इसका डी हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सुमेलित हैं। पहला है कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, पहला गलत हो गया। इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है तथा जांच का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य जांच साक्ष्य एकत्रित करना होता है। आपस में इस तरह मिला दीजिए, लेकिन एक और दो कथन मैचिंग के लिए नहीं है तो ये गलत हो जाएंगे दोनों। तीसरा है कि यह साधारणतः आपराधिक मामले का दूसरा चरण होता है, ये करेक्ट है। चौथा है कि यह न्यायिक कार्रवाई नहीं है इन्वेस्टिगेशन, ये भी करेक्ट है। तो सही ऑप्शन 3 और 4 है यहाँ पर। ऑप्शन क्रमांक सी को टिक कर लीजिएगा। ये नीचे दिए हुए हैं कि मजिस्ट्रेट का न्यायालय जांच करता है, इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य होता है, और जांच आपराधिक मामलों का दूसरा चरण होता है तथा इन्वेस्टिगेशन ये न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न क्रमांक 22 है निम्नलिखित में से कौन से ठीक सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है संज्ञेय मामलों में इत्तला या संज्ञेय अपराध की सूचना, ये धारा 154 ये बिल्कुल करेक्ट है, सीआरपीसी के 154 के अंतर्गत आता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी सेक्शन 44 के अंतर्गत आती है। आरोप की अंतर्वस्तु ये 211 के अंतर्गत आता है, ये भी करेक्ट है। तथा एक से अपराधों के लिए विचारण 218 जो प्रावधान करता है वो सुभिन्न अपराधों के लिए बात करता है कि सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप की बात करता है। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 है कि निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो मामला है ये प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि थाने के भाषातक अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 24 है कि किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अगर एक अपराध संज्ञेय होता है और दूसरा असंज्ञेय होता है तो सारे मामलों को कैसा समझा जाएगा। तो सारे मामलों को संज्ञेय माना जाएगा, जबकि एक मामला संज्ञेय है और कुछ अन्य मामले असंज्ञेय हों। In a first information report, an offence is cognizable and other is non-cognizable. तो the whole case shall be
डीम टू बी, तो ऐसे सभी केस जो है संज्ञेय मामले माने जाएंगे। सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। आंसर इसका दिया हुआ है 155 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत जहां के मामले का संबंध एक या दो से अधिक अपराधों से है जिनमें कि कम से कम एक मामला संज्ञेय है, तो वहां इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय हैं, वहां पूरा मामला संज्ञेय मामला माना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 का निम्नलिखित संकथनों में से कौन सा कथन असत्य है? प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवेदन एक पत्र के माध्यम से भेजा जा सकता है। सही है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक टेलीफोन के द्वारा भी दाखिल की जा सकती है, यह भी सही है। मामले के कारित करने से संबंधित एक सूचना चाहे मौखिक हो या लिखित हो थाने के भाषात्मक अधिकारी को दी जाती है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन संज्ञेय से संबंधित होती है तो ठीक है, लेकिन असंज्ञेय से संबंधित है इसलिए नहीं है, तो वो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवेदन नहीं होगी, जबकि वो असंज्ञेय मामले से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। डी है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन की एक कॉपी निःशुल्क दी जाती है जो व्यक्ति सूचना देता है, ये भी करेक्ट है। तो केवल जो हमारा ऑप्शन क्रमांक सी आ जाएगा वो यहाँ इसके संबंध में इसका आंसर होगा। असंज्ञेय मामलों से संबंधित सूचना पर लिखी जानकारी रिपोर्ट को हम एनसीआर अर्थात नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 155(1) के अनुसार जब थाने के भाषात्मक अधिकारी को थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तला दी जाती है, तब वह ऐसी इत्तला का सार ऐसी पुस्तक में या ऐसे अधिकारी के द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाएगी जो कि राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त विहित करी गई हो, प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा और इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा। यदि असंज्ञेय मामला लिखा गया है तो ऐसे व्यक्ति को कहेगा भाई आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए और आगे की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। इसमें असंज्ञेय अपराध के इन्वेस्टिगेशन की अनुमति दी जा सकेगी। जब मामला असंज्ञेय होता है तो असंज्ञेय मामले के इन्वेस्टिगेशन की अनुमति जो दी जाएगी वो संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी जो उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा अपराध कारित किया गया है। परमिशन टू इन्वेस्टिगेशन इनटू ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाई, तो भारत के किसी हिस्से के मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं दी जाएगी, प्रदेश के किसी हिस्से के मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं दी जाएगी, उस अपराध का विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। 155 के खंड 2 के अनुसार पुलिस अधिकारी किसी भी असंज्ञेय अपराध का इन्वेस्टिगेशन उस अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही कर सकेगा, अन्यथा नहीं करेगा। प्रश्न क्रमांक 27 के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत सशक्त एक मजिस्ट्रेट पुलिस के द्वारा एक संज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। यह दंड प्रक्रिया की निम्नलिखित किस धारा से उपबंधित है? सेक्शन 154(3) से सेक्शन 155(3) से सेक्शन 156(3) से तथा सेक्शन 157(4) से। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 156(3). सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। धारा 156(3) में यह प्रावधान है कि धारा 190 के तहत सशक्त एक मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा एक संज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। प्रश्न क्रमांक 28 है कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विल सेंड द कॉपी टू द कंसिडर्ड मजिस्ट्रेट। अर्थात जो एफआईआर दर्ज की जाती है उसकी कॉपी संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। ये पूछा गया किस सेक्शन के तहत वो कॉपी जो एफआईआर की दर्ज की गई है उसकी जो कॉपी है वो संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। तो दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने के भाषात्मक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा? ये भेजी जाती है सेक्शन 157 के अंतर्गत। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है 157 में। धारा 157 के अनुसार यदि पुलिस थाने के भाषात्मक अधिकारी को ये इत्तला प्राप्त होती है या वो अन्यथा यह संदेह होने के लिए कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को तत्काल करेगा और ऐसे अपराध को पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के लिए जो कि सशक्त है, ऐसा मजिस्ट्रेट जो कि पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। प्रश्न क्रमांक 29 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता? ये कहा गया है सेक्शन 160 के 1 में। धारा 160 का 1 ये प्रावधान करता है कि 15 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष की आयु से अधिक के किसी पुरुष को, किसी महिला को तथा किसी अंग शैथिल बच्चे को या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त है तो उसको पुलिस थाने नहीं बुलाया जाएगा।
160(2) ये हाजिर होने के लिए खर्चों के सदाय को लेकर के है, और 161(2) ये साक्षी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आबद्ध है, और सेक्शन 163 ये कहता है कि कोई भी उत्प्रेरण, धमकी या वचन साक्षियों को नहीं दिया जाएगा। किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य अधिकारी के द्वारा कोई भी धमकी या वचन वगैरह ऐसी कोई भी बात नहीं कही जाएगी। प्रश्न क्रमांक 30 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी गवाह के कथन को अभिलिखित करता है? तो ये बयान होते हैं आपके 161 के बयान बोले जाते हैं, जो कि पुलिस अधिकारी के द्वारा दर्ज किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? तो एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में उस पुलिस अधिकारी के द्वारा बुलाया जाता है जो कि मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सही ऑप्शन इसका सी है। धारा 160 के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी जो कि इस अध्याय के अधीन इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अपराध से संबंधित किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में लिखित आदेश के द्वारा हाजिर होने की अपेक्षा कर सकता है, परंतु किसी भी पुरुष को जो कि 15 वर्ष से कम का या 65 वर्ष से अधिक की आयु का, या किसी भी स्त्री का जो कि किसी भी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति को उसके निवास स्थान से भिन्न किसी भी स्थान में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। प्रश्न क्रमांक 32 है कि निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) के अधीन एक व्यक्ति संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार रखता है? उन प्रश्नों को जिनके उत्तरों की प्रकृति उसे आपराधिक आरोप की आशंका में डालने की है। ये कहा गया था नंदिनी सतपथी बनाम P.L. दानी के मामले में। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है कि 161 के अधीन अपने किए गए प्रश्नों का उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं है, अपने से किए गए प्रश्नों का उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं है यदि उत्तर उसे किसी भी अपराध में फंसाता हो। प्रश्न क्रमांक 33 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत साक्षी को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से मना करना निम्न में से किसके अंतर्गत अपराध आता है? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका सेक्शन 179। सही ऑप्शन इसका बी है। धारा 161 के अंतर्गत साक्षियों के परीक्षण के दौरान किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से मना करना भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। प्रश्न क्रमांक 34 है कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के पश्चात पुलिस अधिकारी किस प्रकार के व्यक्तियों को साक्षी के रूप में उपस्थित निवास स्थान में रखने को पाबंद हैं? कि जो उपस्थिति है वो निवास स्थान में रखे जाने के लिए पाबंद है। 15 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक की आयु के, एक स्त्री हो या शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त कोई व्यक्ति हो। तो तीनों ही ऑप्शन ये करेक्ट है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। पूर्व में पूरी व्याख्या मैं आपको इसके संबंध में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर द यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ये लिस्ट दी हुई है, इसे हम एक बार देख लेते हैं और देखने के बाद में इसको मिलान करेंगे कौन सा किसके साथ यहाँ करेक्ट है। सबसे पहला मामला है पुलिस के द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। पुलिस के द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा ये की जाती है 161 के अंतर्गत। दूसरा है बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय के द्वारा परीक्षा, ये की जाती है आपका 53A के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा दिया हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। रेप के विक्टिम का ये किया जाता है आपका 161A के अंतर्गत। और चौथा ऑप्शन है कि प्रवादी की परीक्षा, तो प्रवादी की परीक्षा की जाएगी धारा 200 के अंतर्गत। इस तरह से आप इसको यहाँ मैच कर लीजिएगा। ये चारों आपको दिए हुए हैं जो कि ऊपर मैंने आपको बताए हैं वो करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे अगले वीडियो में हम अन्य प्रश्नों को यहाँ कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ला स्टडी को ज्वाइन करें जहाँ पर कि वीडियो तथा नोट्स के संबंधित सभी आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।